हेलो स्टूडेंट, कल हमने बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ज्ञात किया था। उसके बाद हम आवेशों के एक निकाय के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना n आवेशों Q1, Q2, Q3 डॉट Qn का एक निकाय है जिसमें हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस बिंदु P की जो आवेश हैं Q1, Q2, Q3 डॉट Qn से स्थिति सदिश क्रम से R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, Rn वेक्टर है। तो हम P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं, इसलिए हम एक बिंदुवत आवेश Q1 से R वेक्टर दूरी पर P पर ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार Q2 के कारण ज्ञात करेंगे और 3, 4, 5 और N के कारण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम आवेश Q1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता केवल इस एक आवेश के कारण जो हमें E1 वेक्टर प्राप्त होगी सदिश रूप में, जिसका मान एक आवेश के कारण जो ज्ञात किया था उसी प्रकार से आएगा। निर्वात में 1/4πε0 Q1 के कारण ज्ञात कर रहे हैं। ये R1 स्क्वायर होगा, ये R1 कैप होगा। R1 कैप है, इस तीव्रता की दिशा में इकाई सदिश का मान है। इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका मान हमें E2 वेक्टर प्राप्त होगा 1/4πε0 Q2 बटे R2 स्क्वायर इंटू R2 कैफ आएगा। इसके बाद Q3 आवेश के कारण, Q4 आवेश के कारण और इसी प्रकार से सेम रिजल्ट Qn आवेश के कारण आएगा। En वेक्टर बराबर 1/4πε0 Qn बटे Rn स्क्वायर इंटू Rn कैफ। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब हम P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसका मैथमेटिकल सूत्र होगा E वेक्टर बराबर E1 वेक्टर E2 वेक्टर प्लस डॉट एंड सोन En वेक्टर होगा। इक्वेशन नंबर 4 इसको डाल सकते हैं। अब इस इक्वेशन 4 में हम E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, इन सभी आवेशों के मान रखेंगे। तो हमें E वेक्टर की वैल्यू प्राप्त होगी 1/4πε0 Q1 बटे R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, 1/4πε0 Q2 बटे R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस 1/4πε0 Qn बटे Rn स्क्वायर इंटू Rn कैप। अब इसमें से जो राशियाँ टोटल में कॉमन आ रही हैं उनको बाहर लेकर के और इसको हम एक सूत्र के अंतर्गत लिख सकते हैं। तो इसमें से हमें पता है कि सभी में से कॉमन जो राशि आ रही है वो 1/4πε0 है। अंदर जो बचेगा एक राशि वेरिएबल है जो अलग अलग आवेश के कारण चेंज हो रही है। इसमें Q1 आएगा, सेकंड में R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप आएगा, डॉट Qn बटे
आर एन स्क्वायर इंटू आर एन कैफ, ये वैल्यू प्राप्त होगी। इसको हम एक सूत्र के द्वारा लिख सकते हैं, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा। देखो पहले में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, n आ रहा है, तो इसमें हम इसको बाउंड करें i बराबर 1 से लेकर के इसका मान n बिंदुवत आवेशों के लिए है, तो ये आएगा qi, नीचे आएगा ri स्क्वायर इंटू ri कैफ। इस प्रकार से हम बिंदुवत आवेशों के लिए ये वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो ri कैप है ये एकांक सदिश है, ये एकांक सदिश है और इसका मान रखना चाहें ri वेक्टर इंटू ri वेक्टर का मापांक होता है। इसको यहाँ रख देंगे तो इसमें पावर 3 हो जाएगी और यहाँ ri वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवेशों के एक निकाय के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र एक बिंदुवत आवेश के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र से n गुना प्राप्त होगा यदि आवेश समान हो, और समान नहीं है तो उन सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जोड़ने से प्राप्त होगा फाइनल रिजल्ट। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? यह वह काल्पनिक रेखा या वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सदिश की दिशा में होती है। मतलब वह काल्पनिक वक्र या रेखा जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच ली जाए तो वो स्पर्श रेखा की डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इन विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के कुछ गुण हैं। पहला गुणधर्म है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती है, मतलब ये बंद वक्र नहीं बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा जैसे ये खींच रखी है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिशा को प्रदर्शित करती हैं, व्यक्त करती हैं। 3 नंबर है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 दिशा होंगी जो कि संभव नहीं होता है। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ही धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होंगी या धनावेश से अनंत की तरफ जाएंगी या इनकी डायरेक्शन अनंत से ऋणावेश की ओर होगी। नेक्स्ट है 5 नंबर गुणधर्म कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैल्यू है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है। जैसे इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रें बाहर निकल रही हैं तो कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस बिंदु के पास ये लाइनें पास पास होती हैं, मतलब यहाँ संख्या ज़्यादा है इस एरिया में और इस एरिया में संख्या कम होगी। इसमें ज़्यादा पास है, इसमें दूर दूर है। तो कहने का मतलब है जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होती है, सघन होती हैं, वहाँ प्रबल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जिन स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी वहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होंगी। तो सघन विद्युत क्षेत्र के लिए बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं की संख्या कम होती है, मतलब उनके बीच में गैप होता है, वो दूर दूर स्थित होती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट गुणधर्म धनावेश के कारण डायरेक्शन क्या होती है? ऋणावेश की ओर होती है, और केवल अकेला धनावेश है तो अनंत की तरफ जाएंगी। तो नेक्स्ट गुणधर्म है विद्युत बल रेखाएं चालक या समविभव के पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं
या प्रवेश करती हैं। 6 नंबर, विद्युत बल रेखाएं चालक या समविभव पृष्ठ, कोई भी चालक है या समविभव पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती हैं या प्रवेश करती है। उस क्षेत्र से लंबवत बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी या प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी। इसके बाद 6 नंबर गुणधर्म में विभिन्न विन्यासों में विद्युत बल रेखाएं, जैसे केवल एक धनावेश हो तो उसके लिए विद्युत बल रेखा की डायरेक्शन इस तरह से होती है, जैसे प्लस का कैपिटल Q चार्ज है, Q चार्ज है, इससे बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। नेगेटिव चार्ज के लिए अनंत से ऋण आवेश की तरफ होंगी। इसी प्रकार इसमें कोई विद्युत द्विध्रुव हो, विद्युत द्विध्रुव जिसमें एक धनावेश और एक ऋणावेश अत्यल्प डिस्टेंस पर एक दूसरे के निकट स्थित हों, तो उसके लिए इस प्रकार की स्थिति होगी कि उसमें ये एक लचकदार डोरी की तरह अपनी लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करेंगी। पास पास की बल रेखाएं धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलेंगी। जो रेखाएं इनसे दूर होंगी उनकी डायरेक्शन इस प्रकार से होगी, प्लस से निकलती हुई शो होगी, माइनस में ऋण आवेश में आती हुई प्रतीत होंगी। ये जो है विद्युत द्विध्रुव विन्यास के लिए बल रेखाएं हैं। द्विध्रुव के लिए एक धन और एक ऋण आवेश है। यदि दो समान चार्ज रखे हों, जैसे एक प्लस का चार्ज रखा हुआ है, इसके नज़दीक दूसरा भी प्लस का चार्ज है, तो यहाँ वाली बल रेखाएं प्रतिकर्षित होंगी, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करेंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी। पास की रेखाएं इस प्रकार से स्यो होंगी, दूर की रेखाएं अपोजिट साइड वाली इस प्रकार से होंगी, दो समान आवेशों के लिए। इनमें प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रकार से विद्युत बल रेखाओं की सघनता और दुर्बलता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैल्यू ज्ञात किया था, तो उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भी भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित होते हैं कि यदि इस प्रकार से एक समान लाइन खींची जाए तो ये जो प्रदर्शित विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र और दिशा भी एक समान, दिशा नियत, मान भी नियत, दिशा भी नियत है। और यदि इस प्रकार से बल रेखाएं हैं लूपों के रूप में, एक समान गैप है, ई वेक्टर एक समान है, परंतु दिशा समान नहीं, और जिसमें इनकी वैल्यू इस प्रकार से हो गई, कुछ रेखाएं इधर आ गई, कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ शो हो गई, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी और उसकी डायरेक्शन भी समान नहीं है, अलग अलग होगी। तो इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं जिनके
कुछ इम्पोर्टेंट गुणधर्म हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लंबवत रखे एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के लंबवत रखे क्षेत्रफल एस वेक्टर से गुजरने वाली रेखाएं दे रखी हैं तो इनके बीच में विद्युत फ्लक्स आएगा यदि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, एक समान विद्युत क्षेत्र है, बल रेखाएं पैरेलल हैं, बराबर गैप पे हैं, ई वेक्टर क्षेत्रफल एस वेक्टर के लंबवत रखा है। मतलब ये क्षेत्रफल है इसके लंबवत है, लेकिन इसका जो पृष्ठ है वो इसी की तरफ है, लंबवत रखा है, तो निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको सोल्व करेंगे, ई वेक्टर एस वेक्टर कोस जीरो आएगा इस कंडीशन में, डायग्राम में कोस जीरो का मान 1 हो जाएगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान E इंटू एस प्राप्त होगा, क्योंकि यहां पर E और S की डायरेक्शन एक समान है, मतलब थीटा जो एंगल है वो 0 डिग्री है। यदि किसी केस में ई वेक्टर इधर है और ये जो क्षेत्रफल रखा हुआ है ये इस ई वेक्टर से किसी कोण पर स्थित है, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उस कंडीशन में हम इसका नया मान ज्ञात करेंगे और कोण बदलने से निर्गत फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये क्षेत्रफल कर दिया, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये है। अब इसका पृष्ठ इस साइड में आएगा, विद्युत क्षेत्र से इसका जो एंगल है वो थीटा हो गया। इस कंडीशन में हम निर्गत फ्लक्स में ज्ञात करेंगे यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर क्षेत्रफल एस वेक्टर से थीटा कोण पर हो तो निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है जिसकी वैल्यू हम ऊपर ज्ञात की थी, ई वेक्टर का मापांक एस वेक्टर का मापांक इनटू कोस थीटा प्राप्त होगी। थीटा का मान कोई भी एंगल हो सकता है, उसे ज्ञात कर सकते हैं और इसको आगे वाली राशि जो सदिश है उनको हम सदिश फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट समीकरण नंबर आ जाएगा। इससे हम विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। और एक कंडीशन और है कि यदि कोई क्षेत्रफल बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, कि एक क्षेत्रफल ले लिया जाए कि जैसे ये क्षेत्रफल है ये इस प्रकार अनेक क्षेत्रफल अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है और यहाँ भी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार से हैं, विद्युत क्षेत्र है वो इस प्रकार से हैं, तो इसमें एक एक अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात किया जाएगा। जैसे ये अल्पांश ले लिया गया, इसका जो एंगल है ई वेक्टर से क्या कोण बना रहा है,
तो अल्पांश जो है, जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हो जाएगी इस केस में, और अल्पांश की डायरेक्शन ये हो जाएगी ds वेक्टर, इनके बीच में कोण थीटा बनेगा। तो जब कोई क्षेत्रफल बहुत सारे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है तो उससे निर्गत फ्लक्स भी अल्पांश के रूप में ही प्राप्त होगा। जैसे इस डायग्राम के अनुसार d फाई का मान ज्ञात करेंगे तो वो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर आएगा, और इस संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो d फाई का जो समाकलन है वो तो आ जाएगा फाई, और आगे वाली राशि के बीच में E इंटू ds वेक्टर रहेगा। इसकी सहायता से हम फ्लक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब विद्युत फ्लक्स का जो फर्स्ट फॉर्मूला था, फाई बराबर ES कोस थीटा, सेकंड कंडीशन में श्योरी, उसमें हम 3 स्थितियों में वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। स्थिति फर्स्ट ज्ञात कर सकते हैं कि जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो फाई का मान क्या है, थीटा 0 डिग्री होगा तो कोस थीटा का मान क्या होगा, 1 होगा, और उस कंडीशन में फाई की वैल्यू आएगी ES कोस थीटा की वैल्यू 1 ES प्राप्त होगी। इसका मान हमें ES प्राप्त हो जाएगा। और सेकंड स्थिति जो है, स्थिति सेकंड जो है, जब थीटा फाई इजिकल टू, थीटा इजिकल टू, फाई तो फ्लक्स है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री, कोस 90 इजिकल टू 0। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इस कंडीशन में फाई की वैल्यू आएगी ES कोस 90, और कोस 90 का मान 0, तो इसका कंप्लीट वैल्यू 0। थर्ड स्थिति है, स्थिति थर्ड, जब थीटा बराबर 180 डिग्री तो कोस 180 बराबर माइनस का 1, कोस 180 का मान क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो इस कंडीशन में फाई बराबर ES कोस 180, और इसकी वैल्यू आएगी माइनस की ES प्राप्त होगी। इस प्रकार से हम इसमें वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि 2 सदिश राशियों का ये डॉट प्रोडक्ट आता है इक्वेशन 2 के अनुसार, इसलिए विद्युत सदिश है वो एक, विद्युत फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है। और इस विद्युत फ्लक्स का मात्रक भी हम ज्ञात करेंगे, तो मात्रक E और S के मात्रक के समान आएगा। विद्युत फ्लक्स फाई का मात्रक, तो फाई का मात्रक आएगा E इंटू S। E का जो मात्रक था न्यूटन प्रति कूलम, और S क्षेत्रफल है, इसका मात्रक क्या होगा, E का जो मात्रक होता है F/Q न्यूटन प्रति कूलम, S का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एक मात्रक तो ये होगा इसका, न्यूटन बटे कूलम को सॉरी से लिखेंगे। एक जो E का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, वोल्ट प्रति मीटर दूसरा मात्रक होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, इधर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो वोल्ट गुणा मीटर प्राप्त होगा। इस प्रकार से इसके मात्रक हो जाएंगे 2, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम और वोल्ट गुणा मीटर।